हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय सूर्या सर। और आज हम लोग बच्चा जैसे कि पिछले सेशन में हम लोगों ने 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको देखा था। आज हम लोग 2019 की शिफ्ट सेकेंड के पेपर को देखेंगे, यानी कि जो आपका फर्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पीवाईक्यू है सिर्फ मैथमेटिक्स ही मैंने रखा है, तो सभी लोगों को मैथ के क्वेश्चंस को एकदम बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, मैं मैथ की प्रैक्टिस की गारंटी लेता हूँ बच्चे, अगर आप सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल के, तो आने वाले समय में जो भी आपका कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन तो थोड़ा बहुत बढ़ ही गया है पहले की कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करना। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आ चुका है भैया आप लोगों की। और फर्स्ट क्वेश्चन भैया आप सभी लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एक खुदरा विक्रेता ने रुपए 10 की दर से 7 वस्तुएं, रुपए 11 की दर से 9 वस्तुएं और रुपए 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। A retailer purchased 7 articles at rupees 10, 9 articles at rupees 11, 14 articles at rupees 15. Find the selling price per item if it is assumed that there should be 20% profits on the average cost price. तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि भैया कि आप 3 तरीके के आर्टिकल खरीदते हो, है ना, और उस पर जो एवरेज प्रॉफिट है वो 20% है। कितना है? एवरेज प्रॉफिट 20% है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो आर्टिकल्स खरीदे हैं 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदी। यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम रेट की बात करें, रेट, और यहाँ पर आपने कितने आर्टिकल खरीदे हैं, कितने ऑब्जेक्ट खरीदे हैं, और यहाँ पर उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो आपने 10 रुपए के हिसाब से कितने आर्टिकल खरीदे, 10 रुपए के हिसाब से 7 आर्टिकल खरीदे, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 70 रुपए हुआ। और अगर हम बात करें बच्चा अगली आर्टिकल की, तो 11 रुपए की दर से आपने 9 वस्तुएं खरीदी, रेट 11, वस्तुएं 9, तो इसका कितना हो गया, 99 रुपए हो गया। कितना हो गया, 99 रुपए हो गया। अब अगला क्या बच्चा, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं, रेट 15 है, वस्तुएं कितनी खरीदी आपने, 14 वस्तुएं खरीदी, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 एकम 15, 15 6 21, 210 रुपए ये हो गया। अब यहाँ पर अगर टोटल कॉस्ट प्राइस देखें बच्चा, टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो रहा है, 9, 9 1 10 और 7 17, 2 1 3, 379, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ये क्या बच्चा, कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं टोटल आर्टिकल देखूँ, टोटल आर्टिकल कितने हैं आपके, 9 7 16 और 14 कितना हो जाएंगे, 30 आर्टिकल है आपके। कितने आर्टिकल है, 3 आर्टिकल, 30 आर्टिकल सॉरी। अब अगर इसका हम एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 379/30, ये इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस पर क्या कह रहा है कि भैया ये जो है 20% का लाभ कमा रहा है। कितना कम कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब ये कितने में बेच रहा है, इसको 120% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 120% में बेच रहा है। तो 30 चौको 12, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। और अगर हम इसको बेहतर तरीके से सॉल्व करें तो बच्चा कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 7 28, 3 31, 4 3 12 और 3 15, 1516/100। तो 100 की वजह से यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चा, दशमलव लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव लग गया, यानी कि ये हो गया आपका 15.16। कितना हो गया, 15.16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है भाई आपका आ चुका है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वर्क एंड टाइम से है ना, किससे बच्चा, वर्क एंड टाइम से। ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा, ये क्वेश्चन किससे, वर्क एंड टाइम से। और आपको पता है बच्चा, वर्क एंड टाइम से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, यही क्वेश्चन का लेवल है। अब जैसे कि आपने देखा है 2019 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया ए और बी अगर मिल करके काम को करते हैं तो काम कितने दिन में होता है, काम हो जाता है 12 दिन में। ठीक है, तो ये भैया ये क्या है, ये इनके दिन है। ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और अगर बी और सी काम करें, बी और सी अगर काम करें तो कितना समय लगता है इनको, 16 दिन का समय लगता है। ठीक है,
और यहीं पर अगर सी और ए काम करते हैं तो कितना समय लगता है इनको? 24 दिन का समय लगता है। तो ये तो हो गए कुल दिन इनके। अब अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, यानी कि कुल कार्य निकालना, तो आप सभी को पता होगा एलसीएम अप्रोच हम लोग लगाते हैं। 12, 16, 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चा? ये इनका कुल कार्य है। ये क्या है? ये इनका कुल कार्य है। अब अगर क्षमता हम निकालना चाहें तीनों की, तो क्षमता क्या हो जाएगी? ए की क्षमता 12 चौको सॉरी ए प्लस बी की क्षमता 12 चौको 48, बी प्लस सी की क्षमता 16 3 48, और सी और ए की क्षमता 24 दूना 48। यानी कि यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, कुल क्षमता कितनी हो रही है? 9 हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सम करते हो तो यहाँ पर 2 टाइम्स क्या आएगा आपका? 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता का ये 2 गुना है। तो यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी 9/2। और कुल कार्य कितनी है भाई? ये क्षमता है इनकी। ये क्या बच्चा? ये क्षमता है, तो यहाँ पर इफिशियंसी लिख दीजिए। और कुल कार्य कितना है इनका? कुल कार्य है 48। कितना है? कुल कार्य 48 है। अब आपने निकालना है कि अगर तीनों कार्य करें तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? कुल कार्य हो गया आपका 48, और कुल क्षमता, तो क्षमता हो गई 9/2। तो ये कितना हो जाएगा भाई? अब इसको अगर काटते हैं हम लोग तो कितना से कटेगा? 3 तरह के 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 दूना 32/3, और 32/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दाम 30, और कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, यानी कि ये आ जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 10.67। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी क्या है? यात्रा की कुल दूरी क्या है? यानी कि ये क्वेश्चन है भैया आपका टाइम एंड डिस्टेंस से। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे फटाफट। टाइम एंड डिस्टेंस आप सभी को पता होगा भाई। इसका एक ही फार्मूला होता है ना? फार्मूला क्या है भाई? फार्मूला होता है आपका डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी, या तो टाइम इंटू स्पीड कर दो भाई, जो भी आपको सही लगे, है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना क्या कह रहे हैं? एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी कि यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, स्पीड की अगर हम बात करें तो पहले उसकी स्पीड क्या रहती है? 21 kmph रहती है। ठीक है, कुछ भाग इस स्पीड से तय करता है और कुछ भाग जो है 24 की स्पीड से तय करता है। टाइम उसको टोटल कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। टाइम टोटल 5 घंटे लग रहा है, लेकिन पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस को, जैसे वर्क एंड टाइम में आप लोग लेते हो टोटल वर्क, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ले लो, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? ये कटेगा आपका 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 सत्ते 21, तो यहाँ से एक अभाज्य गुणनखंड आपका 7 आ जाएगा, यहाँ से 3 अट्ठे 24, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका एलसीएम है 21 और 24 का, ये टोटल डिस्टेंस हो गए। तो ये टोटल डिस्टेंस है 3 गुणे 7 गुणे 8, और स्पीड है 21 की। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम यहाँ पर देखेंगे बच्चा, 3 गुणे 7 गुणे 8/21 करेंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 यूनिट यहाँ पर समय लगा, और यहाँ पर अगर देखें तो 8 और 3 कट जाएगा तो 7 यूनिट यहाँ पर लग रहा है ना? तो कुल समय कितना हो गया? 8 7 15 यूनिट समय हो गया, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया गया? 5 घंटे के बराबर दिया गया। कितना दिया गया? 5 घंटे के बराबर दिया गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1/3 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 घंटे हो जाएगी। अब कह रहा है कि यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितनी बची है आपकी? 3 गुणे 7 गुणे 8 यूनिट है। कितनी है? 3 गुणे 7 गुणे 8 यूनिट है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56 आ जाएगा एक तरफ की दूरी। तो एक तरफ की दूरी अगर 56 है तो दोनों तरफ की कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 112 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ है, बेहतर तरीके से करेंगे तो आसानी से ये हो भी जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? तो यहाँ पर भाई दो रेलगाड़ी दे रखा है आपको। मान लेते हैं ये रेल 1 है और ये रेल 2 है, और इनकी जो गति का अनुपात है, गति का अनुपात क्या है बच्चा? 5:6 है। कितना है? 5:6। तो इसको आप 5x मान लो, इसको 6x मान लो। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर चलती है, यानी कि जो R2 है, इसकी अगर हम गति की बात करें बच्चा,
तो 5 घंटे में 450 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 450 दूरी बटे समय, 5 5 9 45, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 90 की। और यहाँ पर हम लोगों ने कितना लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है 6x, यानी कि 6x की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो यहाँ पर 6 से काट लिए, 6 6 पंचे 30, यानी कि x का मान कितना आ गया बच्चा, x का मान 15 आ गया। अब पहली रेलगाड़ी की स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 5x है। तो 5x का मतलब क्या हो गया भैया, 5 गुणे 15, और 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 75 की स्पीड। कितने की स्पीड हो गई, 75 की स्पीड हो गई, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है, भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, और क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है, जो कि कितना है, जो कि आपका दिया है 768 मीटर स्क्वायर। कितना है, 768 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। तो मैं यहाँ पर लंबाई की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे चौड़ाई लिख सकता हूँ, और यहाँ पर तो चौड़ाई है ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 768 के बराबर, 768 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर चौड़ाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये चौड़ाई का स्क्वायर हो गया, और 3 से इसको मैं काट लेता हूँ, तो 3 दूना 6, और 3 पची 15, 3 छंग 18, कितना हो गया, 256 मीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं चौड़ाई निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, चौड़ाई निकालता हूँ तो यहाँ पर लग जाएगा आपका रूट, है ना। और अगर रूट लगा देते हैं 256 में, 256 मीटर स्क्वायर में तो कितना आएगा, ये आएगा 16 मीटर। कितना आएगा, 16 मीटर। अब चौड़ाई जो है बच्चा वो 16 मीटर है, तो लंबाई क्या बोला, इसका 3 गुना है, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 मीटर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है भैया यहाँ पर आपसे परिमाप। क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो आपको पता होगा आयताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, यही तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8 से 14, और 4 1 5 और 1 6, 2 गुणे 65 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई कर लेते, 2 पंची 10, 2 छक्का 12 और 1 13, कितना हो जाएगा आपका, 8 से 14, 4 1 5 और 1 6, सही तो है भाई, 256 16 आ गया, और 16 3 48, ये इसकी लंबाई हो गई। और अगर हम निकाल रहे हैं परिमाप, तो 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई और प्लस 8 से 14 होगा भाई, 8 से 14, ये गड़बड़ हो रहा था, 2 चक्को 8 और 2 छक्का 12, 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 128। देखिए यहाँ पर परिमाप यही होता है आपका, तरीके से आपने एक आयत बना लिया। अब ये लंबाई है जो कि 48 है, और ये चौड़ाई जो कि 16 है, तो ये भी 48 होगी, क्योंकि सामने आपने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 16 होगा। अब यहाँ एक कोने से चलना स्टार्ट करो और पूरा यहीं पर वापस आओ, तो 16 48 16 48, यानी कि 2 बार आप लंबाई को ट्रेवल करते हो और 2 बार चौड़ाई को, इसीलिए दोनों का सम निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 128 इसका राइट आंसर था, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, अगला प्रश्न क्या है, 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है, जिसमें 100वें स्थान पर बी 10वां स्थान पर तथा सी इकाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर ए गायब है, ठीक है, ए गायब है, तो ए को पहले जो है हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका ए, 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर, और सी इकाई के स्थान पर। इस संख्या को एबीसी रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा, तो संख्या क्या है बच्चा, आपकी संख्या है एबीसी, है ना, ये संख्या है। अब इस संख्या को अगर हम लिखना चाहें बच्चा, इसके अंकीय मान, तो अंकीय मान में कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ए जो है 1 लाख के स्थान पर है, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख ए, 1 लाख ए, और प्लस ये 10,000 के स्थान पर, तो 10,000 बी हो जाएगा। अंकीय मान ही है बस इसका, सी हो जाएगा आपका। ये बच्चा आपका है इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर, तो 1000 सी हो जाएगा। फिर ए है सैकड़े के स्थान पर, तो 100 ए हो जाएगा। फिर है दहाई के स्थान पर बी, तो 10 बी हो जाएगा। और सी है इकाई के स्थान पर, तो सी हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका
100, ये ए यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर ए दिख रहा है, ऐड कर लेते हैं तो 100 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, 100 आ जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 10 लाख 100 ए हो जाएगा, बी को अगर देखें तो 1 लाख यहाँ पर और 10 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख 10 बी हो गया आपका। और अगर हम देखें सी तो 1000 यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 1001 हो जाएगा, कितना, 1001 सी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल से ये इतना कॉमन मिल रहा है आपको, देखो 1001 टोटल से कॉमन मिल रहा है, तो 1001 हम ले लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा आपका 10 ए, सॉरी 100 ए और प्लस 10 बी और प्लस आपका सी। अब ये जो है बच्चा, ये क्या कह रहा है कि अगर इसको 7, 11 और 13 के एलसीएम से डिवाइड किया जाए, तो 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1001। अगर इससे मैं विभाजित कर देता हूँ 1001 से, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 100 ए प्लस 10 बी और प्लस बचेगा सी। और ये बच्चा, ये कौन सी संख्या है, अगर देखा जाए तो 100 के स्थान, 100 से मल्टीप्लाई किया गया ए में, यानी कि सैकड़े के स्थान पर है, बी दहाई के स्थान पर है और सी इकाई के स्थान पर, तो क्या बचेगा, ए बी सी संख्या बचेगी, क्या बचेगी, ए बी सी के रूप में संख्या बचेगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बच्चे, मैंने बताया ना कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। एक 5 अंकों की संख्या है 247x8 और इसको 44 से डिवाइड किया जाता है, तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा। कुल मिलाकर के आपको एक संख्या दे रहा है ना, और संख्या क्या है भाई आपकी, 247 और इसको डिवाइड कितने से किया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 44 से, कितने से डिवाइड किया जा रहा है, 44 से। तो कह रहा है कि x के स्थान पर क्या आएगा, x को मैं स्टार बना देता हूँ ना, समझ में आ जाएगा, कह रहा है कि स्टार के स्थान पे क्या होगा, भैया 44 से डिवाइड होने का मतलब है कि ये 11 से भी 44 डिवाइड होगी और 4 से भी होगी, 11 और 4 दोनों से डिवाइड होगी, क्योंकि अगर इससे डिवाइड है तो इसके फैक्टर से भी क्या होगी, इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी, और 11 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी, जब उसके ऑड और इवन प्लेस का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 11 या 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 8 7 15 2 17, 17 ये आपका 17 भैया नहीं सही है, 17 ले लेते हैं, और 17 से घटाएंगे 4 और स्टार को जोड़ के, घटाएंगे 4 में स्टार को ऐड करके, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो 0 तो आ नहीं सकता भाई, 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 17 से 17 को घटाना पड़ेगा, 17 से 17 को घटाना पड़ेगा, और 4 में फिर 13 जोड़ोगे तो स्टार 13 हो नहीं सकता, क्योंकि स्टार एक अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, फिर आना चाहिए 11। तो 17 से कितना घटाओगे तो 11 आएगा, तो 17 से घटाओगे बच्चे आप लोग 6, तो 4 यहाँ पर ऑलरेडी, यानी कि स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार के स्थान पर होगा 2, क्या होगा, 2 होगा। और अगर यहाँ से भी नहीं हो पाता तो फिर 4 से भी चेक कर लेते, किससे चेक कर लेते, 4 से चेक कर लेते। फिलहाल यहीं से आंसर आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है, बढ़िया बेहतर से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है भैया, 256 का वर्गमूल करो और फिर किसका वर्गमूल करो, 16 का वर्गमूल करो, और फिर इन दोनों के वर्गमूल का गुणा करो, फिर जो रिजल्ट आए उसका फिर से वर्गमूल करो, उसका फिर से वर्गमूल करो, ये तो कह रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर, 4 का और ये 2 का, ये 4 का और ये 2 का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सो जस्ट सी द क्वेश्चन, दो कुर्सियां और एक मेज रुपए 170 में खरीदी जा सकती हैं। दो कुर्सियां और एक मेज, दो कुर्सियां ले ली मैंने और एक मेज ले ली, ठीक है, और ये कितने मिलेंगे भैया, ये मिलेंगे आपको 170 रुपए में। 5 कुर्सियां और 4 मेजे 530 में, 5 कुर्सियां आप ले लेते हैं और कितनी मेजे ले लेते हैं, 4 मेजे ले लेते हैं, और तब इसका प्राइस क्या होगा आपका, 530 रुपए होगा, ठीक। एक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए, तो भैया कुर्सी यहाँ से आपको पता है लीनियर इक्वेशन है ना, क्या लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ से आपको के को गायब करना है, तो के वाला टर्म आपको बराबर करना पड़ेगा,
तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे 5 से। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करनी, तब तो आपको मेज को गायब करना है। तो मेज ऊपर है 1, तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, और नीचे 4, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे। किससे? 4 से, क्योंकि जिसे इल्यूमिनेट करना होता है उसी को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 के और 1 पंचे 5 के, तो 8 के से 5 के घटाएंगे तो बच्चे कितना बचेगा, 3 के आपका बचेगा। और यहाँ पर 4m से 4m घटाओगे तो ये हो जाएगा 0। 17 चौको 68 यानी कि 680, और 530 एकम 530 यानी कि 530। अब 3 के बराबर कितना हो गया बच्चे आपका, 680 माइनस 530, तो कितना हो जाएगा भाई, 80 से 30 घटाएंगे 50, और 600 से 500 घटाएंगे तो 100, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 3 से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा भैया, 50 आ जाएगा। यानी कि कुर्सी की कीमत कितनी है, कुर्सी की कीमत है 50 रुपए। कितनी है, 50 रुपए। तो बहुत आसानी से लगेंगे, बस आपको एक बार तरीका पता हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन का। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैथ का बस डेली आप एक पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, और एक सेट प्रैक्टिस करो। जहां पर तुमको समस्या लग रही हो उस चैप्टर को अच्छे से एक बार और पढ़ लो। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है, ठीक है, यानी कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसके बैंक अकाउंट में जो है 90.53 रुपए है। अब ये क्या करेगा, 67 रुपए ये उसमें जमा कर रहा है, 67 रुपए उसमें ये जमा कर रहा है, ठीक है। 67 रुपए जमा कर दिया। अब 67 रुपए जमा कर दिया तो आप इसको जोड़ के निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 5 1 6, और ये 7 और 9 6 15, यानी कि 157.67 पैसे उसके अकाउंट में पहुंच चुके हैं। अब 70.16 रुपए की, 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या बचेगी, तो इसमें से उसने 70.16 निकाल लिया है। तो 7 से 6 जाएगा बचेगा 1, 6 से 1 जाएगा बचेगा 5, और फिर इधर क्या बचेगा आपका, 7 से 0 जाएगा बचेगा 7, और 15 से 7 जाएगा बचेगा 8, यानी कि 87.51 ये आंसर हो जाएगा। 87.51 है आपका ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन बी ही इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता थी नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न था आपका। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है। तो ये अच्छा प्रश्न है, एलसीएम एससीएफ है ना। तो दो संख्याएं, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं दो। और यहाँ पर ध्यान देना, संख्याएं हमेशा क्या होती है, संख्याएं हमेशा होती हैं एचसीएफ और प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, यानी कि एच ए। एच क्या है, एचसीएफ, और ए है प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो एच ए आपकी फर्स्ट संख्या हो गई, और एच बी हो गई दूसरी संख्या। एच बी क्या होगी, दूसरी संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है भैया, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। अब इसको मैं बड़ी संख्या मान लेता हूँ, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई, और ये हो गई आपकी छोटी संख्या। तो क्या कह रहा है, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो जो बड़ी संख्या है, अगर हम छोटी संख्या में 2 गुना कर देते हैं, इसको 2 गुना कर देते हैं, तब भी ये क्या है, इससे 2 अधिक थी। तो अब अगर घटाते हैं तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, 2 आना चाहिए भाई। अब h को हम ले लेते हैं कॉमन, जो कि एचसीएफ है। a माइनस 2b बराबर कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए ना, ये तो होना चाहिए भाई। h को मैंने ले लिया कॉमन, तो इधर हो गया 2b, तो h का मान कितना है, h का मान भी 2 है। h का मान कितना है भाई, h का मान है 2। जैसा कि क्वेश्चन में एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 2, तो h बराबर रख दिया मैंने 2। एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यानी कि a माइनस टू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस टू बी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब एलसीएम क्या कह रहा है, एलसीएम कह रहा है 72 है। तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम का फार्मूला होता है h इंटू ए इंटू बी, है ना। क्या होता है, एचसीएफ इंटू फर्स्ट प्राइम फैक्टर इंटू सेकंड प्राइम फैक्टर, है ना। तो एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम है 72, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका 2 a इंटू बी, ठीक है। 2 से काट दिया, इसको कितना आ गया भैया, 36 आ गया। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर a इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी, a इंटू बी की वैल्यू होगी 36।
अच्छा ये चीज आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, है ना, ये पीवाईक्यू है लेकिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या कह रहा है कि a माइनस टू बी बराबर क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर a इंटू बी बराबर क्या कह रहा है, 36 होगा। यानी कि 36 के ऐसे फैक्टर निकालो कि a और b में ये कंडीशन आपको मिले। तो आपको 36 के फैक्टर पता है, 1 गुणे 36, तो इसमें तो होगा नहीं भाई ऐसा। और क्या हो जाएगा, 18 गुणे 2 हो जाएगा। तो 18 गुणे 2 में अगर मैं a 18 को मान लूँ, b 2 को मान लूँ, तो 18 माइनस 2 दूना 4 बराबर 1 तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और क्या हो जाएगा भाई, 18 के बाद क्या होगा, तो 9 गुणे 4 होगा, क्या होगा 9 गुणे 4। अब ये वाली कंडीशन रख के देखो, a कितना मान लिया 9 और b मान लिया 4, तो a हो गया 9 और b हो गया 4, तो 4 दूना 8, 9 माइनस 8 बराबर 1। तो a और b यानी कि आपको दोनों प्राइम फैक्टर पता चल गए, एक 9 है और दूसरा 4 है। एक 9 है और दूसरा कितना है बच्चा, दूसरा है आपका 4। तो पूछ कह रहे हैं छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या को आपने क्या मान रखा है, h इंटू बी। h है आपका 2 यानी कि HCF, और b आपका कितना निकल गया है 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और दूना 8, कितना आंसर आ जाएगा, 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो h इंटू ए होता, क्या होता, h इंटू ए होता, तो ये हो जाता 2 और गुणे a कितना है आपका 9, तो ये कितना हो जाता, 9 दूना 18 हो जाता, कितना हो जाता 9 दूना 18, बड़ी संख्या आपकी 18 होती, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, अगला प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर आ चुका है भाई आपकी, है ना। कह रहा है यदि 4/5 12/10 और समानुपाते x बटे 6 अनुपाते 9/2, तो x का मान ज्ञात करें। भाई बहुत सिंपल है, क्या करें, 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपाते, है ना, समानुपाते x बटे 6 अनुपाते 9/2। तो इसमें तो भैया आपको सिंपली क्या बताया जाता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर लो और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो भाई बाहर बाहर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/5 और 9/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12/10 और गुणे हो जाएगा आपका x/6। तो 6 दूना 12, 2 पंची 10, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, तो कितना आ गया 9 गुणे 2, कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 18, यानी कि x का मान कितना है, x का मान है 18। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। मैंने बताया क्वेश्चन का लेवल भैया बहुत हाई फाई नहीं है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से आप अगर मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, वर्दी आपको मिल जाएगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3, अंडर रूट 27 एंड अंडर रूट 73, अंडर रूट 64। तो जब भी इस तरीके के आपको प्रश्न पूछे, जब भी आपके लगे कि रूट भैया समाप्त हो रहे हैं और इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है लास्ट में, लास्ट में क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो लास्ट ही से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो 64 भैया किसका स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है आपका 4 का, किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, नहीं ये है भैया आपका 8 का स्क्वायर। देखो कितना सिंपल सी बात भैया, समझ में नहीं आ रही, कितने का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो ये 8 जो है यहाँ पर हम ऐड करते हैं आके, तो 8 3 11 कितना हो जाएगा 81, 81 किसका स्क्वायर है, तो 81 9 का स्क्वायर है। तो 9 यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। और 6 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। यानी कि बाहर क्या निकलेगा बच्चे, बाहर निकलेगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न पूछेगा तो पीछे से उसको सॉल्व करते हुए ऐड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न क्या है आपका, स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला प्रश्न है आपका, इफ x/7 इक्वल्स 4/5 एंड 7x plus 6y equals to 29, then find the value of y। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू पूछ रहा है, और आप देखेंगे एक प्रकार से तो ये लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो बेहतर तरीके से। एक तो आप एक तरीका तो आपका ये होगा कि भैया x/y दे रखा है 4/5, तो मैं इसको कोई यूनिट मान लूं कि भैया x है आपका 4 यूनिट और y है 5 यूनिट, y कितना है आपका 5 यूनिट है। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर कह रहा है 7x है। अब पहली कंडीशन पे आना, 7 और x का मान आपने 4 यूनिट मान रखा है, प्लस 6y और y का मान आपने 5 यूनिट मान रखा है, इक्वल्स कितना है 29 है, ठीक है। तो 7 चौको 28,
7 चौको 28 भाई 4 यूनिट है, ध्यान देना 4 यूनिट है। 7 चौको 28 यूनिट और 6 पंचे 30 यूनिट। 28 यूनिट और 30 यूनिट कितना हो जाएगा? 58 यूनिट। 58 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 29 हो गई। तो 29 दूना कितना हो गया? 58, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 1 और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि y का मान क्या है? तो y का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना है? 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट। तो 5 और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप लीनियर इक्वेशन से लगा सकते हो। भाई फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5x माइनस 4y इक्वल्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5x माइनस 4y इक्वल्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन को लेते हैं तो 7x, क्या आ रहा है भाई? 7x आपका प्लस 6y और इक्वल्स कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। अब y की वैल्यू पूछ रहा है तो y को एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे? y को एलिमिनेट करेंगे। तो भाई y को आप बराबर करोगे तो 4 और 6 के एलसीएम लेकर के बराबर कर लेते हैं। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कराओगे? 3 से। और नीचे कितने से मल्टीप्लाई कराओगे? 2 से। तो देखो दोनों जगह पर y का मान कितना हो जाएगा? y का मल्टीपल हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा 12। 4 तिया 12 और 6 दूना 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 तिया 15x और 7 दूना 14x, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 1x बचेगा। अच्छा, y का मान निकालना था। y का मान निकालना था तो आप चाहते तो भाई यहाँ पर y को एलिमिनेट कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन चलो x का मान निकाल लेते हैं। x के मान से फिर y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा x, तो यहाँ पर 3 चौको 12 और 6 दूना 12, तो वही तो जाएगा इल्यूमिनेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 0 0 और ये कितना हो जाएगा? 29 दूना 58। कितना हो जाएगा? 29 दूना 58 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा रहे हैं यहाँ पर भाई, अगर घटाते हैं, ऐड करना था तो 7 पंचे 12 x हो गया था। ये 7 पंचे 12, क्योंकि प्लस माइनस होता है तो भाई ऐड करते हैं ना। और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 29 दूना कितना हो जाएगा? 58। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी भाई 58/12। 58/12। अब ये वैल्यू x की अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई x का मान हो गया 58/12 और यहीं पे y है आपका इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4/5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 25, 25 और 4 29 बटे कितना हो जाएगा? 12 चौको 48। और काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू 2.5 के करीब में, है ना। 2.5 के करीब में, यहाँ से तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है भाई। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, कहाँ पर करेक्ट गड़बड़ हुआ है। एक बार इरेजर ले लेते हैं। ये रहा इरेजर आपका, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ये पूरा यहाँ तक इरेज कर लेते हैं। दूसरा तरीका आपको हम समझा के ही मानेंगे अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। बस इसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। कहीं पर एरर हुआ है, पूरा चेक करने से बेहतर है मेरे को लगता है फिर से हम लोग y के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा ना। x के लिए सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से। तो मैंने क्या बताया भाई, एक इक्वेशन हो रही है आपकी 4y और 5x, यानी कि 5x माइनस 4y इक्वल्स हो रहा है 0 आपका। दूसरी इक्वेशन हो रही 7x प्लस 6y और इक्वल्स हो रहा है 29। y को एलिमिनेट करना है तो y के लिए हम क्या, x को एलिमिनेट करना है तो x भाई ऊपर 5 है तो नीचे आप करोगे 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हो गया 5 और नीचे है x 7, तो ऊपर करोगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x तो हो जाएगा एलिमिनेट। अब y को देख लेते हैं। 7 चौको 28 और 5 एकका 30, तो कितना हो जाएगा? 28y और 5 एकका 30y कितना हो जाएगा? नीचे से अगर ऐड करते हैं, ऐड नहीं भाई, इसको घटाना ही पड़ेगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30y, और अगर घटाएंगे तो 7 चौको 28 कितना हो जाएगा? 58y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58y। और कितना हो जाएगा? 5 9 45 और 5 दूना 10 और 4 14, कितना हो जाएगा आपका? 145। कितना हो जाएगा? 5 9 45, 5 दूना 10 और 4 14। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 29 दूना 58 हो गया और 29 पंचे आपका 145 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2, यानी कि 2.5 आ गई। ये ज़्यादा सही था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वाला तरीका अपना सकते हो या दूसरा वाला तरीका। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ चुका है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक हैं तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है भैया, फिर से दो संख्याएं, तो दो संख्याएं तो मैं फिर से वही मानूंगा, एच ए और एच बी, ये आपकी दो संख्याएं हो गई, ठीक है। एच क्या है, एस सी एफ है, ठीक है। अब कह क्या रहा है, कह रहा है भैया कि एलसीएम इसका 60 है, एचसीएफ है 2, यानी कि एच ए बी कितना होगा, एच ए बी आपका एलसीएम होता है ना जो कि 60 के बराबर है, तो एच है 2, तो 2 से इसको काट लेते तो ये आ जाएगा 30, यानी कि ए और बी कितना आएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते क्या है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी कि अगर इनको मैं घटाता हूँ, एच ए माइनस बी करता हूँ, एच बी करता हूँ, तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो भाई दो इसको हटा देते हैं, एच को कॉमन लेकर के कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना है, 7 है। अब देखो सिंपल है, घटाने पे 7 आए, गुणा करने पर 30, ऐसी संख्याएं निकालनी है आपको, यानी कि 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं। तो 15 गुणे 2 30 हो रहा है, घटाए पे तो नहीं आया 7 भाई, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 10 और 3 कर रहे हैं तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो 10 और 3 का डिफरेंस भी 7 आ रहा है, गुणा करने पे 30 भी आ रहा है, बहुत अच्छे भाई। ए की वैल्यू आपकी 10 हो गई, बी की वैल्यू हो गई 3। कह रहे तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आपने मान रखा है एच बी को, तो एच है आपका 2 और बी आपने कितना निकाला 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का हम लोग बच्चा क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस सेट से आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सीखने को मिले, खासकर मैंने देखा एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन थे वो बहुत जबरदस्त थे। तो आप सभी लोग भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेशन को शेयर करेंगे, और जैसा कि मैं हर बार यही आप लोगों से कहता हूँ, ठीक है, कि संख्या ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको सेशन को शेयर करना है, बस मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन को बच्चे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।